नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी सबसे ताज़ा और बड़ी मांगों की बहुत बारीकी से पड़ताल करने वाले हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों के आज और कल से जुड़ा है, इसलिए इसके पीछे के पूरे गणित को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का दायरा काफी विस्तृत रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे बढ़ती हुई महंगाई और जीवन यापन की लागत से। इसके बाद हम मुख्य वेतन मांगों, मिलने वाले भत्तों और इन सब के पीछे के कड़े आर्थिक तर्कों को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि आयोग की आने वाली बैठकों का पूरा टाइमलाइन क्या है। तो सबसे पहले सीधे उस बुनियादी समस्या पर आते हैं जो इन सभी मांगों की जड़ है, हमारी आज की आर्थिक सच्चाई और जीवन यापन की असल लागत। जरा इस बात पर गहराई से गौर कीजिए। आज के समय में 37,000 रुपए के वेतन के साथ कोई भी इंसान नोएडा, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे कर सकता है? अच्छी शिक्षा या अपना घर खरीदना तो दूर की बात लगती है। सच तो यह है कि आज का जो मौजूदा वेतन ढांचा है वो इन शहरों की बेतहाशा महंगाई के साथ बिल्कुल भी तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। अब अगर हम इन आंकड़ों की तुलना करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एक तरफ हमारे पास मौजूदा बेसिक सैलरी है जो 18,000 से 37,000 रुपए के बीच झूल रही है, और दूसरी तरफ वो मांग है जो अब उठ रही है, न्यूनतम सैलरी को सीधा 83,450 से लेकर 95,000 रुपए के पार ले जाने की। कर्मचारियों का साफ कहना है कि लगभग 1 लाख रुपए तक की ये मांग कोई शौक या विलासिता नहीं है, बल्कि आज के दौर में एक सम्मानजनक जीवन जीने की बुनियादी जरूरत है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन विशिष्ट गणितीय आंकड़ों को डीकोड करते हैं जिन्हें 30 अप्रैल की बैठक में चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई के सामने मजबूती से रखा गया था। 3.83 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो बेहद अहम फिटमेंट फैक्टर है जिसकी मांग की जा रही है। यानी वो मल्टीप्लायर जिससे गुणा होकर आपकी पुरानी सैलरी नई सैलरी में तब्दील होती है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM ने अपनी हालिया बैठकों में इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। अगर हम ऐतिहासिक आधार से इसकी तुलना करें तो 7वें वेतन आयोग में हमारा मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। कुछ संगठनों जैसे कि ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन का सुझाव इसे 2.62 से थोड़ा ऊपर रखने का है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली और बड़ी मांग NCJCM की तरफ से आई है, सीधे 3.83। जाहिर है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है। सैलरी के इस पूरे कैलकुलेशन में एक और गेम चेंजर है जिसे हम फैमिली यूनिट कहते हैं। ये वो पैमाना है जिससे तय होता है कि एक घर को चलाने का खर्च कितना आएगा। अभी तक इसे 3 यूनिट माना जाता था, लेकिन प्रतिनिधि इसे बढ़ाकर 5 यूनिट करने की मांग कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आयोग ने परिवार के आकार को 3 से 5 मानने की यह मांग स्वीकार कर ली तो बेस सैलरी का पूरा गणित ही पलट जाएगा। चलिए बेसिक पे से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब हम वेतन आयोग की बात करते हैं तो भत्ते और अन्य सुविधाएं भी उतनी ही अहमियत रखती हैं। बेसिक पे के अलावा कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रशासनिक बदलावों की भी मांग की जा रही है। इसमें सबसे बड़ी मांग है 2003 के बाद भर्ती हुए सभी NPS कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की बहाली। इसके साथ ही GPF जैसी सुविधाएं, रिटायरमेंट के बाद बेहतर स्वास्थ्य के लिए CGSS विकल्प और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आसान इंटर ट्रांसफर पॉलिसी शामिल हैं। देखा जाए तो ये सब एक कर्मचारी के सुरक्षित भविष्य की नींव हैं। विशिष्ट वर्गों के लिए भी कुछ बेहद जरूरी एक समान लाभ मांगे गए हैं, जैसे कि UGC शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 65 वर्ष करना। इसके अलावा एक यूनिफॉर्म लीव पॉलिसी का प्रस्ताव है जिसमें पूरे बोर्ड में सभी के लिए 14 कैजुअल लीव, 20 मेडिकल लीव और साल की 30 अर्न लीव शामिल हों। मकसद साफ है, काम और निजी जीवन के बीच एक बेहतर बैलेंस बनाना। अब आता है इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा। आखिर इन भारी भरकम मांगों के पीछे का लॉजिक क्या है? ये सारे नंबर हवा में तो नहीं गढ़े गए होंगे, है ना? तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यूनियनों द्वारा 95,000 रुपए के बेसिक सैलरी जंप को आखिर आर्थिक और तार्किक रूप से कैसे डिफेंड किया जा रहा है। इसका सटीक जवाब विज्ञान और इस एक नंबर में छिपा है, 3,490। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये एक इंसान की रोजाना कैलोरी की जरूरत है जिसे ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने तय किया है। अब आप सोचेंगे कि सैलरी का कैलोरी से क्या लेना देना। दरअसल ये 3,490 कैलोरी का पैमाना सीधे तौर पर हमारी बायोलॉजिकल ज़रूरतों को हमारी अर्थव्यवस्था से जोड़ता है।
इसी के आधार पर एक फैमिली यूनिट के खाने पीने की लागत तय होती है। खाने पीने की चीजों की महंगाई को देखते हुए सिर्फ एक पौष्टिक आहार और बुनियादी जीवन जीने के लिए ही इतने उच्च न्यूनतम वेतन की आवश्यकता है। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल का सवाल है। और बात सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी की नहीं है, बल्कि हर साल होने वाले इंक्रीमेंट की भी है। अभी हमें सालाना 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, जिसे बढ़ाकर 6 से 7% करने की जोरदार मांग की गई है। तर्क बहुत सीधा है। वर्तमान 3% की दर से 10 साल के लंबे करियर के बाद भी एक कर्मचारी की वित्तीय स्थिति में कोई ठोस या वास्तविक ग्रोथ नहीं दिखती। और अगर हम इसे भारत की शानदार जीडीपी ग्रोथ के नजरिए से देखें तो ये मांग और भी जायज लगने लगती है। हमारी अर्थव्यवस्था 6 से 8% की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है, जो अमेरिका या चीन से भी ज्यादा है। लेकिन क्या देश की ये आर्थिक तरक्की सरकारी कर्मचारियों के वेतन में दिख रही है? बिल्कुल नहीं। देश की इतनी मजबूत ग्रोथ के बावजूद सैलरी ग्रोथ का ऐसे रुके रहना वाकई एक सोचने वाली बात है। इस पूरी आर्थिक पजल का एक आखिरी और अहम टुकड़ा है महंगाई भत्ता, यानी हमारा डीए। आने वाले समय में डीए के महज 1.5% से 2% के आसपास ही रहने की उम्मीद है। ऐसे में अगर एक कर्मचारी को साल दर साल कम से कम 10% की टोटल सैलरी ग्रोथ चाहिए, तो कोर इंक्रीमेंट को दोगुना करके 6 से 7% करना ही एकमात्र लॉजिकल उपाय बचता है। इन सभी मांगों और आंकड़ों को डिकोड करने के बाद आइए अब देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। सरकारी मशीनरी अब आगे क्या कदम उठाएगी? यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, अभी तक कोई भी फिटमेंट फैक्टर फाइनल नहीं हुआ है। चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में आयोग अभी भी पूरी तरह से डेटा इकट्ठा करने और बातचीत के फेज में है। कैबिनेट को कोई भी फाइनल प्रपोजल भेजने से पहले वे देश के अलग अलग हिस्सों से क्षेत्रीय सुझाव जुटाएंगे। अगर हम आयोग की आगामी सुनवाइयों के टाइमलाइन पर नजर डालें तो पाएंगे कि 18 और 19 मई 2026 को तेलंगाना के हैदराबाद में अहम बैठकें होंगी। उसके बाद 1 से 4 जून 2026 तक जम्मू कश्मीर में और फिर 8 जून 2026 को लद्दाख में चर्चाएं निर्धारित हैं। यहां स्थानीय कर्मचारी यूनियनें अपनी विशिष्ट जरूरतें और सुझाव आयोग के सामने रखेंगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार 3.83 के इस ऐतिहासिक फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देगी या फिर अंत में कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? सरकार अपने बजट और कर्मचारियों की भलाई के बीच यह मुश्किल बैलेंस कैसे बनाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका